हेलो फ्रेंड, नैतिक आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा क्लास पश्चिमी राजनीतिक विचारक के पहले विचारक प्लेटो से संबंधित है। प्लेटो के बारे में हम लोगों ने 2-3 वीडियो बना रखा है। आगे का जो क्लास है अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल जो हम लोगों प्लेटो के न्याय सिद्धांत की चर्चा किया था, जिसमें प्लेटो का एक सिस्टम है। अपने विचारों को रखने से पहले जिस विचार को बताना चाहता है उस विचार से संबंधित तत्कालिक समय में जो विचार प्रचलित होते हैं उनको रखता है, उनको काटता है, उनको गलत ठहराता है, उसके बाद से अपनी बात को रखता है। तो न्याय की अवधारणा को देने से पहले न्याय की जो तत्कालिक समय में जो अवधारणा दी गई थी उसमें हम लोगों ने जो है कल इसके बारे में पढ़ा था, परंपरागत सिद्धांत। और परंपरागत सिद्धांत में जो है सेफलस और पॉलीमार्कस को पढ़ा था। आज जो हम लोग इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्रांतिकारी सिद्धांत। क्रांतिकारी सिद्धांत में थ्रेसिमेकस का। थ्रेसिमेकस एक सोफिस्ट विचारक है। कौन सा विचारक है? सोफिस्ट विचारक है। और इस बात को हमें पता भी होना चाहिए कि प्लेटो जो अपना विचार दिया वह सोफिस्ट वर्गों के विचारों के जस्ट विपरीत विचार दिया। तो चूंकि थ्रेसिमेकस एक सोफिस्ट विचारक है तो इसकी बातों को तो वह काटेगा ही काटेगा, गलत ठहराएगा ही ठहराएगा। तो थ्रेसिमेकस ने न्याय के संदर्भ में क्या कहा? थ्रेसिमेकस ने न्याय के संदर्भ में कहा कि शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय। देखिए स्टेटमेंट बहुत पूछता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा है कि किसने कहा कि शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय। तो ये थ्रेसिमेकस का स्टेटमेंट है और इसने बताया कि जो न्याय है वह सार्वभौमिक सत्य पे आधारित नहीं है, ठीक है, बल्कि क्या है? शक्तिशाली का हित ही है। इसने बताया कि जो मनुष्य है, चाहे जो भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाहता है, लेकिन वास्तव में अपने स्वार्थ की पूर्ति जो शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं वही करते हैं। और सर्वाधिक शक्तिशाली कौन होती है? सर्वाधिक शक्तिशाली सरकार होती है। इसलिए सरकार जो है अपने शासन कार्यों के माध्यम से अपने हितों की पूर्ति करती है। और जो व्यक्ति होता है, जो निर्बल व्यक्ति होता है या नागरिक होता है, वह सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को क्या करता है? पालन करता है, और उसके पालन करने में वो न्याय को स्थापित करता है। तो प्लेटो ने कहा कि वास्तव में जो थ्रेसिमेकस ने शासन के संदर्भ में ये बात कहा कि शासक जो होता है अपने हितों की पूर्ति के लिए शासन करता है और वही न्याय है, ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। उसने बताया, प्लेटो ने बताया कि शासन क्या है? शासन एक कला है और जिसका मुख्य उद्देश्य होता है सार्वजनिक कल्याण को करना, न कि अपने हितों की पूर्ति करना, ठीक है। इस तरीके से कहा कि ये सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्तियों का हित साधन ही न्याय नहीं है, बल्कि जो थ्रेसिमेकस का जो अवधारणा है न्याय के संदर्भ में ये बिल्कुल गलत है, ठीक। इसके बाद आते हैं हम लोग जो है कार्य कारण सिद्धांत के संदर्भ में। ग्लाउकन कार्य कारण सिद्धांत का जो प्रतिपादक है यह है ग्लाउकन। ग्लाउकन ने कहा, ग्लाउकन की स्टेटमेंट को यहां हम लोग देखते हैं। ग्लाउकन ने कहा कि जो न्याय है वो भय का शिशु है। इसका स्टेटमेंट है, न्याय क्या है? न्याय भय का शिशु है। जो हम लोगों ने न्याय की परंपरागत सिद्धांत के संदर्भ में सेफलस, पॉलीमार्कस, थ्रेसिमेकस और ग्लाउकन को पढ़ रहे हैं, इन लोगों ने जो विचार दिए हैं, जो स्टेटमेंट के रूप में विचार दिए, यही स्टेटमेंट अक्सर पूछता है, ठीक है। बाद में इसके अंदर की चीज पूछेगा, पहले इसको हम लोग इसकी स्टेटमेंटों को ज्यादा हम लोग ध्यान देंगे। तो न्याय क्या है? भय का शिशु है। ग्लाउकन ने कहा कि न्याय भय का शिशु है। तो कैसे? इसने कहा कि जो समाज होता है उस समाज में दो प्रकार के व्यक्ति, एक शक्तिशाली होते हैं और कुछ निर्बल व्यक्ति होते हैं।
तो जो निर्बल व्यक्ति होते हैं उनके पास प्राकृतिक और सामाजिक तमाम तरह की समस्याएं होती हैं। उन समस्याओं से बचने के लिए शक्तिशाली व्यक्तियों के पास जाते हैं और शक्तिशाली व्यक्ति इनके साथ समझौता करते हैं कि आप हमारे द्वारा बताए गए नियमों और कार्य निर्देशों का जब पालन करेंगे तो आप समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। इसी समस्याओं के भय से मुक्ति पाने के लिए वह उनके द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों को पालन करते हैं और समाज में न्याय की स्थापना को देखते हैं। अर्थात यह है कि जब तक इनके अंदर भय नहीं होता तो शायद न्याय की बात ये नहीं करते, ऐसा मानना है ग्लाउकन का। न्याय का संदर्भ में जो ग्लाउकन ने कहा, इस बात को प्लेटो काटते हैं, गलत ठहराता कि नहीं, जो न्याय है एक कृत्रिम वस्तु नहीं है और भय के कारण न्याय उत्पन्न नहीं होता है। इसने कहा कि जो है जो न्याय है वह मनुष्य की आंतरिक गुण है, यह भय के कारण उत्पन्न नहीं होता है। इस तरीके से कह के प्लेटो ने ग्लाउकन के बातों को काट दिया। अब वह ओवरऑल हम लोग ये देखते हैं कि जो न्याय का परंपरागत सिद्धांत सेप्लस और पॉलीमार्कस का है और क्रांतिकारी सिद्धांत में जो थ्रेसिमेकस का है और जो ग्लाउकन का सिद्धांत है, इनमें दो तरह की समानताएं दिखती है। इन तीनों सिद्धांतों में दो तरह की समानताएं दिखती है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछता है। पहला तो यह है कि इन लोगों ने भी न्याय को क्या माना, न्याय को नैतिक ही माना, न्याय को नैतिक माना। दूसरी बात क्या माना कि न्याय बाहरी वस्तु है। न्याय क्या है? बाहरी वस्तु है। और तीसरा बताया कि यह कृत्रिम है। कृत्रिम है। दो बातें नहीं बल्कि तीन बातों को हम लोग को ध्यान में रखना होगा कि न्याय के संदर्भ में जो परंपरागत अवधारणाएं थी, जिसमें जो है परंपरागत धारणा, क्रांतिकारी सिद्धांत, कार्यकारण सिद्धांत, इन सब को ओवरऑल देखा जाए तो इसमें हमें यह पता चलता है कि न्याय को इन लोगों ने भी नैतिक माना है और न्याय को कोई आंतरिक गुण नहीं माना बल्कि बाहरी गुण माना है और इसे कृत्रिम माना। प्लेटो ने तो न्याय के संदर्भ में नैतिक तो माना ही माना, लेकिन ये तो दोनों बातें हैं कि यह बाहरी वस्तु है, कृत्रिम वस्तु है, इन दोनों को नकार देता है। इन सब को नकारने के बाद प्लेटो अपना न्याय के संदर्भ में अब क्या सिद्धांत देता है, हम लोगों को उसको भी जानना जरूरी है। यह जानना इसलिए जरूरी है कि आपसे यह प्रश्न पूछ सकता है कि न्याय के संदर्भ में जो यूनानी राजनीतिक विचारक थे प्लेटो के पहले, वह न्याय को क्या नैतिक मानते थे, न्याय को आंतरिक मानते थे, या न्याय को बाह्य वस्तु मानते थे, या कृत्रिम मानते थे। तीन कॉन्सेप्ट के माध्यम से आराम से आप इसका आंसर जो है, जो सटीक आंसर है, सही आंसर है, आप उसको निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि प्लेटो जो है न्याय के संदर्भ में क्या कहता है, उस चीज को हम लोग देखते हैं। प्लेटो की न्याय की अवधारणा, प्लेटो की न्याय की अवधारणा न्याय की अवधारणा प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? उसने कहा कि प्लेटो न्याय आत्मा की उचित अवस्था एवं मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। पॉलिटिकल साइंस में स्टेटमेंट का बहुत ज़्यादा महत्व है और ज़्यादा स्टेटमेंट पूछता है। हमने कहा भी था कि हर लेक्चर वीडियो में 2, 4, 5 स्टेटमेंट जो है बताए जाएंगे, उसको समझाए जाएंगे ताकि आपको स्टेटमेंट याद रहे। 2 बार 3 बार 4 बार चर्चा, ये स्टेटमेंट भी पूछे हुए प्रश्न पूछे गए ही हैं, किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए हमने इसका उल्लेख भी किया और इसको समझा दे रहे हैं आपको कि न्याय क्या है? आत्मा की उचित अवस्था है और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। ये प्लेटो को न्याय के संदर्भ में कहना है। प्लेटो ने ये माना कि जो मनुष्य है उसकी आत्मा 3 तत्वों से मिलकर बनी हुई है।
उसकी आत्मा क्या बनी हुई है? 3 तत्वों से मिलकर बनी हुई। 3 तत्वों में तृष्णा है, साहस है और बुद्धि है। इन तीनों तत्वों के समावेश और समन्वय से ही व्यक्ति में न्याय की स्थापना होती है। ठीक है, तो उसने कहा कि आत्मा की उचित अवस्था, जिस आत्मा में जो गुण है उसको उसी रूप में जानना ही क्या है? न्याय है। या इसको सरल शब्दों में या सरल परिभाषा दिया जाए तो यह दिया जा सकता है कि जिस व्यक्ति को जो कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं और वह कर्तव्य का जब वह पालन करता है तो समझिए वो कि न्याय का वह क्या करता है? पालन करता है, वह न्यायकृत कार्यों को करता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखते हैं इस स्टेटमेंट के बाद जो है प्लेटो जो है न्याय के संदर्भ में दो तरह से न्याय की अवधारणा देता है। पहला व्यक्ति के स्तर पे और समाज के स्तर पे, इसको हम लोग देखते हैं। प्लेटो की न्याय की जो अवधारणा है वह 2 स्तरों पे प्रकट करता है, स्पष्ट करता है। पहला व्यक्ति के स्तर पे और दूसरा समाज के स्तर पे। इसने कहा जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति के निर्माण में 3 तत्व लगते हैं। व्यक्ति के निर्माण में 3 तत्व होते हैं। एक तो है इच्छा, या इसको कहिए तृष्णा, दूसरा है साहस और तीसरा है बुद्धि। व्यक्ति की आत्मा में या व्यक्ति के स्वभाव में ये 3 तत्व होते हैं। इन्हीं तीनों तत्वों के समन्वय से क्या होता है? न्याय होता है। यदि व्यक्ति में तीनों तत्व समान अनुपात में हो, इनमें समन्वय और सामंजस्य हो, तो निश्चित तौर से कहा जाएगा वह व्यक्ति न्यायी है, वह व्यक्ति संयमी है। यदि वह संयमी है तो निश्चित तौर से क्या है? वह न्यायी है। ठीक है, ये तो व्यक्ति के स्तर पर न्याय की अवधारणा हो गई कि इन तीनों गुणों के बीच में यदि सामंजस्य और समन्वय है, जिसका मतलब है वह व्यक्ति न्यायी है। अब ये समाज के स्तर पे आता है या राज्य के स्तर पे आता है? समाज और राज्य के स्तर पे आता है। इसके संदर्भ में इसके 2 स्टेटमेंट को जानना बहुत जरूरी है, जो परीक्षाओं में भी पूछा गया है। पहली बात तो यह कहता है कि जो राज्य है, राज्य क्या है? राज्य व्यक्ति का बृहत रूप है। राज्य क्या है? व्यक्ति का बृहत रूप है। इसने कहा जो राज्य वास्तव में है क्या? ये व्यक्ति का ही बृहद रूप है। इसको किस अर्थों में इसने समझाया है? तो इसको इस अर्थों में समझाया जैसे व्यक्ति में इच्छा, साहस और बुद्धि होती है, ठीक इसी तरीके से समाज में इन गुणों का अनुसरण करने वाले, इन गुणों का पालन करने वाले लोगों का वर्ग है। जैसे जिन व्यक्तियों में इच्छा और तृष्णा की प्रधानता होती है वो अलग ग्रुप के होंगे, जिन व्यक्तियों में साहस की प्रधानता होगी वो अलग ग्रुप के होंगे, और जिन व्यक्तियों में बुद्धि की प्रधानता होगी वो अलग समूह के होंगे। अर्थात इच्छा रखने वाले व्यक्ति व्यापारी होगा, शिल्पकार होगा, मजदूर होगा, कृषक होगा। ठीक है, साहस का गुण रखने वाला जो व्यक्ति होगा वह सैनिक होगा, और जिसमें बुद्धि का प्रधानता होगी वह होगा शासक होगा। इस तरीके से इन गुणों को धारण करने वाले व्यक्तियों की समूह जो है 3 स्तर की समूह होगी। या तो वह व्यापारी वर्ग होगा जिसके पास इच्छा या तृष्णा होगी, ठीक है, जिसके पास साहस होगा वह सैनिक होगा, और जिसके पास बुद्धि होगा उसको क्या कहा जाएगा? शासक वर्ग कहा जाएगा। इसने कहा कि राज्य क्या? व्यक्ति का बृहत रूप है। ये तीनों गुण एक व्यक्ति के अंदर दिखता है, और ये तीनों गुण जो है समाज के वर्ग में दिखता है, वह राज्य के रूप में। जब हम राज्य को देखते हैं तो इन्हीं व्यक्तियों की जो गुणों का जो समूह होता है वह हमको राज्य के रूप में दिखाई देता है। इसका जो है एक्सप्लेनेशन भी इसी रूप में कहा जा सकता है कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है।
राज्य क्या है? व्यक्ति का बृहद रूप है। जो यहाँ हमको एक व्यक्ति में दिखती है वह राज्य में क्या दिखता है? वर्ग के रूप में दिखता है। इसी को राज्य को व्यक्ति का बृहद रूप कहा, जो अक्सर पूछा है प्रश्नों में नहीं, प्रतियोगी परीक्षाओं में, कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। यह कथन किस विद्वान ने या किस विचारक ने कहा? यह जो है प्लेटो ने कहा और इसी रूप में इसने समझाया। जब न्याय की अवधारणा को स्पष्ट करता है व्यक्तिगत स्तर पर और समाज के स्तर पर, तब यह स्टेटमेंट को क्या करता है? यह प्रदान करता है। इसके बाद इसी के साथ साथ एक और स्टेटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसको जान लिया जाए। इसमें यह कहता है कि जो राज्य है, राज्य बलूत वृक्ष या चट्टानों से नहीं बना है, चट्टानों से नहीं बना है, बल्कि मनुष्य के मस्तिष्क एवं चरित्र से बना है। चरित्र से बना है। जब न्याय की अवधारणा प्लेटो समाज के संदर्भ में देता है तो ये दो स्टेटमेंट बहुत ही उसका महत्वपूर्ण है। व्यक्ति, राज्य क्या है? व्यक्ति का बृहद रूप है और राज्य का निर्माण बलूत वृक्ष या चट्टानों से नहीं होता है, बल्कि इसका निर्माण मनुष्य के मस्तिष्क एवं चरित्र से होता है। ठीक है, मनुष्य के मस्तिष्क एवं चरित्र से होता है। यह जो है प्लेटो की न्याय के संदर्भ में दिया गया है। ठीक है, अब जो है प्लेटो के इस अवधारणा को समझने के बाद हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे कि आखिर प्लेटो क्या बताना चाहता है हमको। ठीक है, प्लेटो हमें क्या बताना चाहता है, इस चीज को देखना है। प्लेटो ने तो अपनी बात बता दिया कि जिस व्यक्ति में जो गुण है उसी गुण के अनुरूप यदि वह कार्य करता है तो क्या है? वह न्यायी है। और यदि वह समाज और राज्य के स्तर पर देखा जाए तो जो वर्ग, जिस वर्ग को जो काम दिया, जिसे सैनिक वर्ग को दिया गया कि वो सैन्य का कार्य करे, शासक वर्ग को दिया गया वो बुद्धि से अपने शासन का कार्य करे, और जो व्यापारी वर्ग को दिया गया कि वह अपने इच्छा की पूर्ति के लिए व्यापार और धन का अर्जन करे, ये तीनों वर्ग यदि अपने अपने कार्यों को करते हैं तो निश्चित तौर से समाज और राज्य में न्याय की स्थापना बनी रहती है। और ये तीनों किसी दूसरे के कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है तो ये न्याय बनी रहती है। इस तरीके की न्याय की अवधारणा जब दी जाती है तो इसके संदर्भ में कुछ विचारकों ने टिप्पणी किया है। प्लेटो के न्याय के संदर्भ में विचारकों द्वारा दी गई टिप्पणी को भी हम लोग देखते हैं, वो भी स्टेटमेंट के रूप में। प्लेटो के न्याय के संदर्भ में अन्य विचारकों की टिप्पणी, अन्य विचारकों की टिप्पणी क्या है? सबसे पहले कैटलिन का विचार। इसने कहा मेरा स्थान और उसका कर्तव्य ही न्याय है। ठीक है, कैटलिन ने कहा जो प्लेटो की न्याय का सिद्धांत है वास्तव में क्या है? मेरा स्थान, उसका कर्तव्य क्या है? न्याय। अर्थात जिस व्यक्ति को जिस कार्य को करने के लिए समाज में जो स्थान दिया गया है उस कार्य को करे, और दूसरा व्यक्ति
अपने कर्तव्यों को करे और दूसरा व्यक्ति अपने कर्तव्यों को करे तो वही क्या होगा, न्याय होगा। यदि शासक वर्ग शासन का कार्य करता है, सैनिक वर्ग सैनिक सुरक्षा का काम करता है, व्यापारी वर्ग व्यापार का कार्य करता है, इसका मतलब समाज में क्या है, न्याय की स्थापना है। ये बात जो है कैटलिन ने अपनी टिप्पणी के माध्यम से प्लेटो की न्याय के सिद्धांत को समझाने और बताने का क्या किया, प्रयास किया। इसके बाद से है एक दूसरा जो विचारक है वह है क्वारे। क्वारे एक विचारक है जिसने कहा कि मनुष्य प्रत्येक नागरिक को उसके अनुकूल, प्रत्येक नागरिक को उसके अनुकूल भूमिका एवं कार्य सौंपना ही क्या है, न्याय। क्वारे ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को उसके अनुकूल भूमिका और कार्य सौंपना ही क्या करना, न्याय। यह भी कुल मिलाकर वही करता है कि जिस व्यक्ति में जो गुण है उसी गुण के अनुरूप उसको कार्य दिया जाए, उसको भूमिका दिया जाए, इसका मतलब क्या है, न्याय है। अपने कर्तव्यों का पालन, अपना कर्तव्य मतलब अपने अंदर जो गुण है उस गुणों के अनुरूप जो कार्य करेगा वह क्या होगा, वह न्यायी होगा। इसी संदर्भ में प्लेटो के न्याय के संदर्भ में जो उसकी विचार है उस विचारों को दो विचारकों ने अपनी टिप्पणी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। अब हम लोग ये देखते हैं कि प्लेटो की न्याय की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है। प्लेटो अपने न्याय से किन किन बातों को बताना चाहता है, क्योंकि ओवरऑल प्रश्न ऐसे ही बनता है कि प्लेटो की न्याय के सिद्धांत की में कौन कौन सी बातें आती हैं, इसको हम लोग देखा जाए। प्लेटो की न्याय की विशेषता, प्लेटो की न्याय की विशेषता पहला क्या बताया इसने, न्याय क्या है, न्याय नैतिक गुण है। प्लेटो का न्याय एक नैतिक गुण है, दूसरा न्याय क्या है, न्याय मानव का आंतरिक गुण है, तीसरा कार्य विशेषीकरण पर आधारित है। न्याय कार्य विशेषीकरण पर आधारित है। चौथा अति व्यक्तिवाद का विरोधी है, अति व्यक्तिवाद का विरोधी है। ठीक है, ये चार महत्वपूर्ण बातें प्लेटो के न्याय के संदर्भ में जो सिद्धांत अवधारणा है ये निकल के आती है। ये तो बहुत पहले से हम लोग इसकी चर्चा करते आ रहे हैं कि न्याय क्या है, यूनानी परंपरा कही है, चाहे यूनान की परंपरा कह लीजिए या इसकी परंपरागत जो तत्कालीन अवधारणा थी उसके बारे में कह लीजिए, सभी लोगों ने न्याय को नैतिक माना ही है। और प्लेटो का दिक्कत यह था कि न्याय को यह बाह्य वस्तु और कृत्रिम वस्तु न मान के मनुष्य का आंतरिक गुण मानता, कि मनुष्य के आत्मा में वो सारे गुण विद्यमान होते हैं जिस गुणों के कारण वह न्याय को करता है, वास्तव में किसी बाहरी रूप से वो लेता नहीं है। ठीक है, उसके अंदर ये सारी चीजें होती है। तीसरा जो है ये कार्य विशेषीकरण को मान पर आधारित होता है। कार्य विशेषीकरण का मतलब क्या है, जिस व्यक्ति के अंदर जो गुण है उसी गुण के अनुसार उसको कार्य करना है। तो ये विशेषीकरण स्पेशलाइजेशन हो गया। यदि उसमें इच्छा की प्रधानता तो व्यापार का कार्य करेगा। तो
गुणों के आधार पे कार्यों का विभाजन, ये कार्य विशेषीकरण हो गया। तो कार्य विशेषीकरण पे आधारित है। अति व्यक्तिवाद का विरोधी। अति व्यक्तिवाद का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में व्यक्तियों को मूल अधिकार मिला हुआ है, उनको इतनी आज़ादी मिली हुई है कि वो राज्य की भी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन जब प्लेटो न्याय की अवधारणा देता है तो व्यक्ति से यह अपेक्षा रखता है कि उसके सारे क्रियाकलाप अपने कर्तव्यों को पालन करते हुए सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है उसको पूरी तरीके से स्थापित करे। अर्थात समाज और राज्य का प्रथम स्थान है और व्यक्ति का स्थान दूसरा है। यही अति व्यक्तिवाद का क्या है? विरोधी है। और इसी के कारण, न्याय की अवधारणा के कारण ही प्लेटो को सर्वाधिकारवादी विचारधारा में भी रखा जाता है, क्योंकि राज्य और व्यक्ति के बीच में यदि तुलना की बात हो तो राज्य को व्यक्ति की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है। व्यक्ति का अस्तित्व राज्य के अस्तित्व पर ही निर्भर करता है। ठीक है, इसलिए व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध जाना नहीं है और व्यक्ति को वही कार्य करना है जो राज्य के मूल्य मान्यताओं के अनुरूप हो, राज्य में न्याय की स्थापना हो। इसलिए वह व्यक्ति अति व्यक्तिवादी विचारों का क्या है? विरोधी है। प्लेटो की इस न्याय की अवधारणा के बाद इसकी कुछ आलोचनाएं भी कर दिया जाए। आलोचनाएं भी जरूरी है। कोई भी अवधारणा हो, पश्चिमी राजनीतिक विचारक या किन्हीं भी विचारकों को हमें जब विचार पढ़ना हो तो उसको दो रूपों में हम लोग को पढ़ना है। एक तो उसकी पॉजिटिव क्या है, उसकी अवधारणा क्या है, उसकी विशेषता क्या है, और फिर उसकी आलोचना करेंगे कि उसमें क्या क्या कमियां रही हैं। कोई भी धारणा, कोई भी सिद्धांत पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं होती है। वह गुणों के साथ साथ कुछ अवगुणों को भी लिए रहती है। हमें उसमें सामंजस्य देखना होता है, हमें उसमें सामंजस्य बनाना होता है और हमें उसमें कुछ न कुछ अंतर करना होता है। अभी हम लोगों ने प्लेटो के न्याय के संदर्भ में तमाम तरह के गुणों को देखा। अब उसमें थोड़ी सी जो आलोचना है उस आलोचनाओं को भी थोड़ा सा हम लोग देख लिया जाए। प्लेटो की न्याय की जो आलोचना है इसको देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण आलोचना है। पहली आलोचना यह है कि व्यक्ति में जो कहा कि जो गुण होते हैं उसी गुण के अनुरूप कार्य करना। अब व्यक्ति के आंतरिक गुणों में अंतर करना कि किस व्यक्ति के अंदर सैन्य वाली शक्ति है, बुद्धि वाली क्षमता है कि जो है तृष्णा वाली क्षमता, इस बात का निर्धारण करना बहुत ही मुश्किल काम है। गुणों का निर्धारण करना, गुणों का निर्धारण करना कठिन काम है। गुणों का निर्धारण करना कठिन काम है कि किस व्यक्ति में किसको सैन्य श्रेणी में रखा जाए, किस व्यक्ति को शासक माना जाए, किस व्यक्ति को व्यापार वाला में रखा जाए, किन व्यक्तियों में समान अनुपात में ये गुण समाहित है। ये बहुत कहना तो आसान है, लेकिन इस व्यक्ति में ढूंढना, पहचानना बहुत ही कठिन काम है। तंत्र गुणों की पहचान करना बहुत ही कठिन काम है। जितना सरल तरीके से इसको बताया गया है, इसका इम्प्लीमेंट किया जाए, इसको ढूंढा जाए, पहचाना जाए तो बहुत ही कठिन काम है। तो ये इस कठिन काम के लिए इसकी ये आलोचना होती है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जैसे मान लीजिए कि जिस व्यक्ति में बुद्धि की प्रधानता है वह शासक वर्ग बन गया और उस शासक वर्ग को समाज की संपूर्ण शक्तियां आप सौंप देते हैं और कहा जाता है कि वह बुद्धिमान जो व्यक्ति है वह शक्ति संपन्न होगा और उसी के नियंत्रण में सारे व्यक्तियों को रखना है। तो वह बुद्धि संपन्न व्यक्ति जब शक्ति से संपन्न हो जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है कि वह कल्याणकारी कार्यों को करे। वह हो सकता है कि स्वेच्छाचारी को भी कार्य करना लगे, अत्याचार का भी कार्य करने लगे। इसलिए किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा शक्ति देना यह भी व्यवहारिक तथ्य नहीं है, जो न्याय के संदर्भ में प्लेटो ने कहा है। तो ये दो आलोचनाएं इसकी है जो परीक्षाओं में पूछा भी जाता है और प्रासंगिक भी है। इसको जानना हमारे लिए जरूरी है। इस जो है सिद्धांत के बाद, प्लेटो के न्याय के सिद्धांत के बाद जो अगला सिद्धांत है वह है शिक्षा का सिद्धांत। इसको पढ़ा जाएगा हम लोग, शिक्षा का सिद्धांत। शिक्षा का सिद्धांत, ठीक है, शिक्षा का सिद्धांत।
शिक्षा की प्रशंसा के संदर्भ में प्लेटो ने बहुत ही एक महत्वपूर्ण कथन और स्टेटमेंट दिया है जो कई सारी परीक्षाओं में पूछा है। उसने यह कहा कि शिक्षा मानसिक व्याधि के लिए मानसिक उपचार है। शिक्षा मानसिक व्याधि के लिए क्या है? मानसिक उपचार है। इस कथन को समझ लीजिए। व्यक्ति के अंदर जो दुर्गुण है, जो अवगुण है, उस चीजों को दूर करने के लिए एक प्रकार का क्या औषधि है शिक्षा। जैसे शरीर में कोई रोग होता है, उस रोग को दूर करने के लिए दवाओं की जरूरत होती है, ठीक इसी तरीके का काम जो है शिक्षा मनुष्य के मस्तिष्क को करता है। मस्तिष्क में आने वाली जो बुराइयां हैं, जो विकृतियां हैं, जो अवगुण है, उनको शिक्षा रूपी जो दवाई है उसको क्या करता है? उसका समाधान करता है, निदान करता है, उसकी उपचार करता है। तो शिक्षा के महत्व को समझते हुए प्लेटो ने यह स्टेटमेंट दिया जो परीक्षाओं में पूछा गया और हम लोगों को यह जानना भी जरूरी है। प्लेटो के बारे में विशेषता थी कि शिक्षा जो भी अवधारणा देता है, उस अवधारणा के संदर्भ में तत्कालिक समय में क्या व्यवस्थाएं रहती हैं उसको भी वो देखता है। प्लेटो ने अपनी शिक्षा की योजनाओं को देने से पहले उसने एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था का क्या किया? विशेष रूप से अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद अपनी एक शिक्षा पद्धति दिया। तो सबसे पहले ये जाना जाए कि एथेंस में शिक्षा पद्धति क्या थी और स्पार्टा में शिक्षा पद्धति क्या थी, तब जाके हम लोग को प्लेटो की शिक्षा पद्धति और शिक्षा कार्यक्रमों को पढ़ा जाएगा, फिर उसके विशेषताओं को देखा जाएगा। अभी हम लोग देखा जाए कि एथेंस की शिक्षा पद्धति क्या रही है। एथेंस की शिक्षा पद्धति और स्पार्टा की शिक्षा पद्धति। स्पार्टा की शिक्षा पद्धति ठीक है। जो एथेंस की शिक्षा पद्धति थी, शिक्षा परिवार के द्वारा दिया जाता था। शिक्षा परिवार के द्वारा दिया जाता था। दूसरा, शिक्षा केवल पुरुषों के लिए था। शिक्षा केवल पुरुषों के लिए था। ठीक है। तीसरा, जो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था थी एथेंस की, 3 स्तर पे शिक्षा दी जाती थी। एथेंस की शिक्षा पद्धति के संदर्भ में तीनों जो विशेषताएं परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि नेट और जेआरएफ के जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें भी ये पूछा है। शिक्षा के कार्यक्रम को पूछा है और किस शिक्षा से किस उम्र में कौन सी शिक्षा दी जाती है यह भी पूछा है। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, तो एथेंस की जो शिक्षा पद्धति थी वो 3 स्तरों पे दी जाती थी। 3 स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था थी। 3 स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था 3 स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था थी। 3 स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था थी। 3 स्तर में क्या क्या? 6 से 14 वर्ष की अवस्था, जिसमें संगीत और व्यायाम की शिक्षा दी जाती थी। संगीत और व्यायाम की शिक्षा दी जाती थी। संगीत और व्यायाम की शिक्षा से मनुष्य के चरित्र और मानसिक और शारीरिक तीनों का विकास होता था। तो एथेंस की शिक्षा पद्धति का जो कार्यक्रम था, हो सकता है कि वह गलत हो, लेकिन उसकी जो मुख्य योजना थी, जो मुख्य उद्देश्य था, वह बहुत ही अच्छा था, जो आज भी उसका अनुपालन किया जा रहा है। जैसे शिक्षा का मुख्य उद्देश्य शारीरिक, मानसिक
और शारीरिक है विकास करना है, मानसिक विकास करना है, ये तमाम तरह की जो चीज़, और चारित्रिक विकास, शारीरिक मानसिक और चारित्रिक विकास करना ही शिक्षा का क्या मूल उद्देश्य था। और इसको स्थापित करने के लिए 6 से 14 वर्ष की उम्र में संगीत और व्यायाम की शिक्षा दी जाती थी। और संगीत और व्यायाम की शिक्षा ही यह मनुष्य में चारित्रिक, मानसिक और शारीरिक विकास करने में ज़्यादा इसका योगदान था। ये पहले स्तर का हो गया। जो दूसरे स्तर की शिक्षा थी वह 14 वर्ष से लेके 18 वर्ष, ठीक है, 14 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की जो शिक्षा थी, इसमें जो है उसको दिया जाता था, राजनीति की शिक्षा दी जाती थी, राजनीति की शिक्षा दी जाती थी, भाषण की शिक्षा दी जाती थी, और भाषण की शिक्षा दी जाती थी, और दर्शन की शिक्षा दी जाती थी, दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। एथेंस में 6 से 14 संगीत और व्यायाम की शिक्षा, 14 से 18 वर्ष राजनीति, भाषण और दर्शन की शिक्षा, और जो है तीसरी स्तर पे जो 18 वर्ष से लेकर 20 वर्ष था, इसमें सैन्य शिक्षा दिया जाता था, सैन्य शिक्षा दिया जाता था। यह जो है यह कार्यक्रम था एथेंस की शिक्षा व्यवस्था का। कमियां क्या थी शिक्षा व्यवस्था में? ये तो बेहतर है भाई, 3 स्तर पे से जो शिक्षा व्यवस्था है बेहतर है। कमियां यह था कि शिक्षा परिवार के द्वारा दिया जाता, निजी शिक्षा थी। दूसरी ये था कि शिक्षा केवल पुरुषों के द्वारा दिया जाता था, पुरुषों को ही दिया जाता था, स्त्रियों शिक्षा से वंचित रखी जाती थी। परिवार के द्वारा शिक्षा दिए जाने का मतलब यह था कि इसमें राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण व्यक्तियों में नहीं होता था। व्यक्ति जो है सोफिस्टों से धन देकर शिक्षा ग्रहण करने के बाद राजनेता जो बनते थे वह राष्ट्रीय चरित्र वाले व्यक्ति या राष्ट्रवादिता गुण धारण करने वाले व्यक्ति नहीं हुए, बल्कि बहुत फिसंडी, बहुत निकम्मे टाइप के राजनेता बनते थे। उनमें राष्ट्रीय चरित्र रहता ही नहीं था। तो इन खामियों को दूर करने के लिए स्पार्टा की शिक्षा पद्धति को भी उसने देखा और स्पार्टा और एथेंस की शिक्षा पद्धतियों में समन्वय करके एक नया कार्यक्रम बनाया। थोड़ा स्पार्टा की शिक्षा पद्धति को देख लिया जाए तो स्पार्टा में क्या था? पहला यह था कि शिक्षा देना राज्य का कार्य था। शिक्षा देना राज्य का कार्य, शिक्षा देना राज्य का कार्य, ठीक है। दूसरी इसकी विशेषता थी स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष दोनों को शिक्षा दी जाती थी। और जो इसकी तीसरी विशेषता थी कि 7 वर्ष के बच्चों को, 7 वर्ष के बच्चों का पालन पोषण की जिम्मेदारी, पालन पोषण एवं सैन्य शिक्षा राज्य करता था। जब भी व्यक्ति किसी परिवार में कोई बच्चा 7 वर्ष का होता था, या लड़की हो या लड़का हो, राज्य के अधिकारी उसे उठा कर लेकर चले जाते थे, अपने शिविर में रख के उसका पालन पोषण, शैक्षणिक कार्यक्रम और सैन्य शिक्षा की व्यवस्था कराते थे। ये जो स्पार्टा था, स्पार्टा की यह जो शिक्षा थी अपनी जरूरतों के अनुरूप थी। स्पार्टा एक ऐसा देश था जो बहुत भूभाग, जिसका क्षेत्रफल छोटा था, लेकिन वह अपने दुश्मन देशों से घिरा होता था। इन दुश्मनों से लड़ने के लिए, पराजित करने के लिए और अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अपने नागरिकों में राष्ट्रीय चरित्र की भावना का विकास करना और अपने राष्ट्र के लिए बलिदान देने के लिए उन्हें बार बार प्रेरित करने की जरूरत थी। तो ऐसे ही इस शिक्षा पद्धति के माध्यम से वहाँ के नागरिक अपने राष्ट्र के लिए बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार हो जाते थे। अर्थात उसकी जो शिक्षा पद्धति थी वह राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप थी। राज्य जैसा चाहता था वैसी उनको शिक्षा देता था। एथेंस में क्या था कि एथेंस की जो शिक्षा पद्धति थी वो राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं, व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा दी जाती थी। अर्थात व्यक्ति को सत्ता की प्राप्ति करनी है तो कैसे करनी है, कितना तिकड़म चलना है, कितना खेल खेलना है, किस तरीके से दावपेच मारना है, ये सारी खेल जो है खेलने के बाद राजनीतिक सत्ता जब वो प्राप्त करते थे तो निकम्मे टाइप के
हो जाते थे। इसीलिए एथेंस जो स्पार्टा से बार बार युद्ध करने में हार जाता था, इसका विकास का जो दर था वो काफी नीचे रह जाता था, क्योंकि सत्ता प्राप्ति करने वाले व्यक्ति में राष्ट्रभक्ति नहीं, राष्ट्र के विकास के बारे में सोचता नहीं था, बल्कि खुद के बारे में वो सोचता था। इस कारण से वो जो है फिसंडी रह जाता था स्पार्टा की तुलना में। और जो प्लेटो है, प्लेटो इसी चीज की गहन अध्ययन करने के बाद यह सोचा कि एथेंस की स्थिति को कैसे उठाया जाए, तो उसने शिक्षा पद्धति में सुधार किया। इन पूरे चीजों को देखने के बाद प्लेटो ने क्या किया, स्पार्टा की शिक्षा देने का कार्यक्रम राज्य द्वारा किया जाएगा, इस बात को लिया। और स्पार्टा से इसने इस बात को लिया कि शिक्षा जो है स्त्री पुरुष दोनों को देना है। इसके बाद इसको जो एथेंस की शिक्षा कार्यक्रम था ये वाला, किस अवस्था में किस तरीके की शिक्षा दी जाएगी ताकि किसी व्यक्ति में चारित्रिक, मानसिक और शारीरिक विकास हो सके, यह एथेंस की शिक्षा पद्धति से लिया। प्लेटो की जो शिक्षा पद्धति है, जो शिक्षाओं का कार्यक्रम निर्धारित किया है, वह परीक्षाओं में किस विषय की किस अवस्था में किस तरीके की शिक्षा दी जाती है वह तथ्यात्मक प्रश्न के रूप में पूछता है। एक बार हम लोग प्लेटो की जो शिक्षा पद्धति का जो कार्यक्रम है उसको भी हम लोग देख लिया जाए। प्लेटो का शिक्षा कार्यक्रम, प्लेटो का शिक्षा कार्यक्रम, शिक्षा कार्यक्रम एथेंस में जो शिक्षा का कार्यक्रम था 3 स्तर का था, ठीक। और प्लेटो का जो शिक्षा कार्यक्रम है यह कुल 2 स्तर का था। और प्लेटो ने अपने शिक्षा कार्यक्रम को की 2 विशेषताएं स्पार्टा से लिया। कौन कौन सी? कि शिक्षा राज्य के द्वारा ही दिया जाएगा, निजी शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी। और दूसरा, शिक्षा स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से दिया जाएगा, किसी को शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। ये 2 विशेषताएं प्लेटो ने स्पार्टा से लिया। इसने जो शिक्षा देने का जो कार्यक्रम बनाया उस कार्यक्रम को हम लोग देखते हैं। तो इसने शिक्षा के कार्यक्रम को 2 स्तरों में बांटा। एथेंस में 3 स्तर था, प्लेटो के कार्यक्रम में शिक्षा का 2 स्तर है। इस 2 स्तर को देखा जाए। पहला है प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, और दूसरा है उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा में इसने जो है कहा कि 6 वर्ष से लेके 20 वर्ष की अवस्था तक, 6 वर्ष से लेके 20 वर्ष की अवस्था तक ये प्रारंभिक शिक्षा होगी, ठीक। प्रारंभिक शिक्षा होगी, इसमें 6 से 18 वर्ष तक, और यह जो है 6 से 20 वर्ष की शिक्षा सभी लोगों को होगी। समाज के जो 3 वर्ग हैं उन तीनों वर्गों को ये सारी शिक्षा दी जाएगी। इसमें जो है संगीत और व्यायाम की शिक्षा दी जाएगी, साहित्य की शिक्षा दी जाएगी, और उसके बाद 18 से 20 वर्ष तक सैन्य शिक्षा भी दिया जाएगा, सैन्य शिक्षा दिया जाएगा। इस 20 वर्ष के बाद उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। जब कोई नागरिक या कोई व्यक्ति 20 वर्ष तक की शिक्षा प्राप्त कर लेगा, उसके बाद उसकी बौद्धिक परीक्षा की जाएगी, और उस बौद्धिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले व्यक्ति को ही उच्च शिक्षा देने का कार्यक्रम दिया जाएगा, उच्च शिक्षा देने का अधिकार उसे दिया जाएगा। अब यह उच्च शिक्षा को इसने 3 स्तरों पे बांटा, स्तर के अनुसार से। पहला 20 वर्ष से लेकर 30 वर्ष की उम्र तक की शिक्षा। इसमें कहा कि जो 20 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक की, और ये देख ली 20 वर्ष के बाद जो बौद्धिक परीक्षा होगी, जो उत्तीर्ण होंगे उनको उच्च शिक्षा दी जाएगी, जो उत्तीर्ण नहीं होंगे उनको यही रखा जाएगा। अब उनको कहा जाएगा ये काम क्या करेंगे? व्यापार का कार्य करेंगे, व्यापार करेंगे, मजदूरी करेंगे, कृषक बनेंगे, शिल्पकार बनेंगे, ये इसी श्रेणी में बने रहेंगे। जो इस बौद्धिक परीक्षा को पास कर लेंगे उनको
उनको जो है दूसरा कार्य सौंपा जाएगा। 20 से 30 वर्ष की जो अवस्था दी जाएगी, इसमें जो लोग पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे नीति शास्त्र की शिक्षा दी जाएगी। इसमें नीति शास्त्र, ज्योतिष, गणित, ज्योतिष, गणित और दर्शन शास्त्र। 20 से 30 वर्ष की अवस्था में 4 विषयों का विशेष रूप से शिक्षा दी जाएगी, नीति शास्त्र, ज्योतिष, गणित और दर्शन शास्त्र। इस 30 वर्ष के बाद फिर से एक बौद्धिक परीक्षा कराई जाएगी। उस बौद्धिक परीक्षा में जो लोग उत्तीर्ण नहीं होंगे उनको माना जाएगा कि इस अवस्था में जो लोग शिक्षा प्राप्त किए हैं वह साधारण अधिकारी हैं। कौन से अधिकारी हैं? साधारण अधिकारी माने जाएंगे, साधारण अधिकारी माने जाएंगे। फिर 30 वर्ष के बाद, 30 वर्ष से लेके 35 वर्ष के बाद फिर से एक शिक्षा दी जाएगी। वह शिक्षा होगी 4 विषयों की, जिसमें दर्शन शास्त्र, दर्शन का और गणित का, न्याय का और तर्क का, इनकी शिक्षा दी जाएगी। दर्शन, गणित और न्याय का। प्लेटो की इन शिक्षा कार्यक्रम में जो सबसे ज्यादा महत्व जिन विषय पर दिया गया वह है गणित। गणित में ज्यामितीय गणित, यहाँ तक कि जो उसने अपनी अकादमी खोला था, प्लेटो ने अपनी शिक्षण संस्थान अकादमी खोला था। 388 ईसा पूर्व में अकादमिक नामक शिक्षा संस्थान खोला था, जिसके गेट पर ही लिखा था जिस व्यक्ति को या जिस अभ्यर्थी को ज्यामितीय का ज्ञान नहीं होगा उसका नामांकन अकादमी में नहीं किया जाएगा। और अपने शिक्षा कार्यक्रम में सबसे ज्यादा महत्व इसने गणित को ही दिया। तो यह भी बहुत पूछता है कि गणित में किस प्रकार के गणित को प्लेटो ने महत्व दिया, तो वह है ज्यामिति का। अब 30 से 35 वर्ष उच्च शिक्षा में पहला स्लैब बना गया 20 से 30, दूसरा स्लैब बनाया 30 से 35 और तीसरा जो इसने स्लैब बनाया वह है 35 से लेके 50 वर्ष। कहा इसमें जो है अब शिक्षण संस्थाओं में सैद्धांतिक ज्ञान और किताबी ज्ञान और गुरु के अधीन रहकर ज्ञान नहीं देना है। अब इसमें यह बताना है कि जीवन की जितनी भी कठिनाइयां हैं उसमें जाकर झेलिए, उसको एहसास कीजिए, महसूस कीजिए और व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति कीजिए। सिद्धांत और व्यवहार में आसमान और जमीन का फर्क होता है। ठीक है, किसी ने कहा है जाके बेव फटी न बेवाई सो क्या जाने पीर पराई, अर्थात जिसको दर्द नहीं हुआ है वह दूसरे के दर्द को महसूस नहीं करता है। जो दर्द झेला है वह दर्द की पीड़ा को महसूस करता है। इसी दर्द को समझने के लिए प्लेटो ने शासक को सामान्य जीवन जीने के लिए विवश करता है। 15 सालों तक उसे कहता है कि एक सामान्य जीवन शासक जाकर जिए और ग्राउंड लेवल पर जो समस्याएं हैं शासक बनने से पहले उसको समझ ले, तब जाके जब वो शासक बनता है तो अपने जनता की समस्याओं को सही तरीके से समझता है। न समझता ही बल्कि उसके एक सही समाधान देने का भी वो क्या करता है, प्रयत्न करता है। और इस तरीके की शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को वो दार्शनिक राजा मानता है। ठीक है, तो ये 35 से 50 वर्ष की जो अवस्था है 15 साल की, इसमें प्रैक्टिकली शिक्षा की बात की जाती है। ये कई बार स्लेब को पूछा है कि 20 से 30 वर्ष की अवस्था में कौन सी शिक्षा दी जाती है, 30 से 35 की उम्र में कौन सी शिक्षा दी जाती है और 35 से 50 वर्ष की उम्र में कौन सी शिक्षा दी जाती है, ये पूछा है। या उच्च शिक्षा में कितने उम्रों का स्लैब बनाया है, तो 3 स्तर का बनाया है। और प्रारंभिक शिक्षा में उम्र का स्लैब कितने बनाया है, तो 2 स्लैब, 6 से 20 वर्ष में 6 से 18 और 18 से 20। यह जो स्लैब है जो प्रारंभिक और उच्च शिक्षा का, यह जानना ज़्यादा जरूरी है। इसको क्या करता है, कभी 6 से 14 कर देगा, 18 से 20 कर देगा, 22 से 25, इस तरीके से बनाकर ऑप्शन बनाता है, जो हमको इसको जानना जरूरी है। यह रहा शिक्षा का कार्यक्रम रहा प्लेटो का। अब समय थोड़ा समाप्त हो रहा है। अगले दिन जो है इस पूरे प्रोग्राम में इसकी क्या विशेषता रही है, ठीक है, और इसकी क्या आलोचना होती है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे और फिर आगे का भी क्लास जारी रखेंगे।
इस क्लास के बाद एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू और लगातार और पूरे तरीके से देखिएगा। बिना पूरा वीडियो देखे समझे आपको राजनीति शास्त्र की समझ विकसित नहीं हो पाएगी, और राजनीति शास्त्र को समझ विकसित करने के लिए जो चिंतक हैं और चिंतकों के संदर्भ में जो अवधारणाएं हैं, यही आपकी समझ को विकसित करेगा। जितने कॉन्सेप्ट लेवल के प्रश्न बनेंगे वो सारे आपके समझ पे ही आधारित होंगे, उसका बना बनाया प्रश्न नहीं होगा, बल्कि वो आपको समझ पे ही बनेगा। जब आपकी समझ विकसित हो जाएगी प्लेटो की सारी अवधारणाओं के संदर्भ में, तो इससे बनने वाले तमाम तरह की जो प्रश्न है उसको आसानी से आप जो है क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इन बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।